नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत पर रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भेजा ईरान को अमेरिका का शांति प्रस्ताव। तुर्की का भी ईरान और अमेरिका के बीच मैसेज पास करने का दावा। शांति की बातों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान के साथ जल्द हो सकती है बड़ी डील। ईरान की लीडरशिप ने दिया बड़ा तोहफा, ईरान को बंद करना होगा परमाणु कार्यक्रम। पश्चिमी एशिया में शांति की उम्मीद और क्रूड में नरमी से बाजार में दूसरे दिन भी जोरदार तेजी। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। ऑटो, बैंकिंग, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। पश्चिम एशिया संकट पर एक्शन में केंद्र सरकार। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सभी दलों की बैठक। टीएमसी ने किया बैठक का बहिष्कार। एलपीजी के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त चार्ज वसूलना अवैध। रेस्टोरेंट और होटल्स को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेतावनी, हो सकती है कार्रवाई। पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते हीलियम गैस की सप्लाई में कमी। सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल फाइबर, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां परेशान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से थमी सप्लाई। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। 28,840 करोड़ की संशोधित उड़ान स्कीम को कैबिनेट से मिली मंजूरी। दूर दराज इलाकों के लिए एयरलाइंस को जारी रहेगी सब्सिडी। सरकार का सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की समय सीमा घटाने का विचार। 3 घंटे के बजाय अब 1 घंटे में हटाना पड़ सकता है कंटेंट। सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में आज संशोधित उड़ान स्कीम को मंजूरी मिल गई है। हमने 9 मार्च को आपको बताया था कि सरकार जल्द ही इस स्कीम को मंजूरी दे सकती है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता रोहन सिंह। बताएं रोहन, क्या अनाउंस किया सरकार ने? जी, उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, ये सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए। और अब इसका अगला चरण यानी कि मॉडिफाइड उड़ान अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। और इसमें जो बड़ी बातें होने जा रही है, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग एयरलाइंस को मिलती है दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए, वो जारी रहेगी। पहले 3 साल के लिए मिलती थी, अब 5 साल के लिए मिलेगी। लेकिन तीसरे साल से जो सब्सिडी है वो कम होती जाएगी। तीसरे साल पर ये 75% कर दी जाएगी, चौथे साल में ये 50% और 5वें साल में ये 25% कर दी जाएगी। कुल मिला के वीजीएफ फंडिंग पर 10,000 करोड़ के लगभग ये खर्च होगा अगले 10 सालों के अंदर। और इसमें 80 से 90% जो वीजीएफ है वो केंद्र सरकार उठाएगी। और जो दूसरा चरण है इसका, वो एयरपोर्ट डेवलपमेंट पे होने जा रहा है। करीब 120 डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने की बात कही गई है। और इसके लिए 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और साथ ही करीब 200 मॉडर्न हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। ये जो यहाँ जो फोकस रहेगा हिली एरियाज पे रहेगा या फिर जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे रहेगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एयरपोर्ट या मॉडर्न हेलीपोर्ट जरूर रहेगा, इस पर फोकस किया गया है। और साथ ही मेड इन इंडिया जो एयरक्राफ्ट है उसकी खरीद के लिए भी 400 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत रखे गए हैं। शुक्रिया रोहन। इधर एलपीजी के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त चार्ज वसूल रहे रेस्टोरेंट और होटल्स को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने चेतावनी जारी की है। अथॉरिटी के मुताबिक ये चार्ज पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने पर रेस्टोरेंट और होटल पर कार्रवाई भी हो सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। अभी कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है। जो होटल्स और रेस्टोरेंट है उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो वो भी उनको काफी महंगा मिल रहा है। तो इसको देखते हुए होटल एंड रेस्टोरेंट ने अपने बिल के अंदर एक अलग से चार्ज जोड़ना शुरू कर दिया था। इस चार्ज को एलपीजी चार्ज, एलपीजी क्राइसिस चार्ज या फ्यूल सरचार्ज के नाम से वसूला जा रहा था। तो इसको लेकर के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि ये पूरी तरह से अवैध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ग्राहकों को सिर्फ जो मेन्यू में जो चार्जेस लिखे गए हैं उनका ही रेट देना होगा। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसने सभी राज्यों के सचिवों को कहा है कि अगर आपके यहाँ किसी रेस्टोरेंट में ऐसा हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। इतना नहीं, ग्राहकों से भी कहा है कि अगर आपको पास ऐसा चार्ज आपके बिल में दिखाई देता है तो आप रेस्टोरेंट को उसे हटाने के लिए कहे। अगर रेस्टोरेंट उसको नहीं हटाता तो उसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे करे और सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी।
यूएस, इजराइल और ईरान में भयंकर जंग के बीच बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को युद्ध ख़त्म करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान भेजा है। रॉयटर्स के हवाले से ये भी खबर मिल रही कि पाकिस्तान ने ईरान को अमेरिका का शांति प्रस्ताव भेज दिया है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं संवाददाता अरुणिमा बताएं कि मध्यस्थता को लेकर क्या अपडेट है। एक महीने की लड़ाई के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ईरान बनाम यूएस और इजराइल का जो युद्ध है उसमें शायद कोई ऐसी स्थिति बने जिससे शांति का कोई प्रस्ताव सामने आए। पहले ये खबर आई थी पाकिस्तान में 15 पॉइंट पीस प्रोग्राम, पीस प्लान नेगोशिएट किया जा रहा है। अब ईरानियन सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये पीस फॉर्मूला जो है 15 पॉइंट पीस फॉर्मूला, ये पाकिस्तान की तरफ से ईरान को सौंपा गया है। ईरान के अधिकारी अब इस पीस प्रोग्राम को, पीस प्लान को कंसिडर कर रहे हैं। ये पीस प्लान जो है वो यूएस और इजराइल साथ में बनाकर पाकिस्तान को मीडिएट करने दे रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो तेहरान से इस बारे में बातचीत कर रहा है, ऐसी खबर आ रही है। तो आखिर ये पीस प्लान क्या है? जो सूत्र बता रहे हैं उसमें यह है कि पहला जो पॉइंट है इस पीस प्लान का वो ये है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगानी होगी। किसी तरीके का कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल जो उनके पास है वो उनको आईएईए, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, उनको सौंपना पड़ेगा फॉर स्क्रूटनी, और जो उनके पास एग्जिस्टिंग वेपन है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। इजराइल ये भी चाह रहा है कि ईरान ये अश्योर करे कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लायक ही अपने पास आर्मी और डिफेंस मैकेनिज्म रखेगा। किसी और गल्फ कंट्री को थ्रेटन करने लायक कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान नहीं रखेगा, ये एश्योरेंस चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, ये भी इस 15 पॉइंट पीस प्लान में शामिल है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ईरान की तरफ से ऑफिशियली अभी इस पे रिएक्शन नहीं आया है, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरानियन अथॉरिटीज ने पहले कहा है कि क्योंकि उनका इतना नुकसान हुआ है, इस वॉर के एग्रेसर जो है वो इजराइल और अमेरिका है, ईरान जो है वो विक्टिम है, तो विक्टिम को अपना लॉस रिकवर करने का मौका मिलना चाहिए। और ये लॉस रिकवर करने के लिए ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पे एक लेवी, एक टोल इम्पोज करने का उसको अधिकार मिलना चाहिए। जो भी शिप क्रॉस करे वो ईरानियन अथॉरिटीज को एक अमाउंट पे करे और तभी क्रॉस करे। तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा इजराइल को और अमेरिका को, गल्फ के कंट्रीज को, बाकी देशों को? ये बड़ा सवाल है। बट कम से कम अगर ये 15 पॉइंट फॉर्मूला एक्सेप्टेबल हुआ तो एक महीने की सीज फायर की बात तो चल रही है। ईरान के आधिकारिक रिएक्शन का अभी इंतजार है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच अब शांति की बातें हो रही हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वो अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में है। ईरान के पास ना तो सेना बची है और ना ही नेवी, और ना ही उनके पास मिसाइल से सुरक्षा के लिए कोई डिफेंस सिस्टम बचा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही कोई बड़ी डील हो सकती है। With no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons. They're not going to have, and they're not going to have enrichment, any of those things. But look, I hate to say that we're in a very good bargaining position, and I hate to say that they're defenseless because, you know, until that last missile is fired, they have little power. But we are in about the best bargaining position. We're way ahead of schedule. And again, they have no Navy and they have no Air Force and they have no missile protection, and most of their missiles are gone. Most of their launches we've killed. और पश्चिम एशिया के हालात और उन हालात में एनर्जी क्राइसिस को लेकर सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे थे। बैठक खत्म हो गई, क्या कुछ निकला बैठक में जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या खास रहा इस बैठक में? देखिए, करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक में 2 मुद्दे पर खास तौर से फोकस किया गया। पहला कि जो सबसे ज्यादा आम लोगों की चिंता है वो है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, चाहे एलपीजी हो, पीएनजी हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इसकी स्थिति क्या है। तो इस स्थिति पर हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मंत्री है, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि अभी भारत में एनर्जी का कोई संकट नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी के मोर्चे पर कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। भारत में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं, चाहे
पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, किसी भी पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल की किल्लत नहीं है। एलपीजी की रही बात तो वहां पे दिक्कत है, लेकिन सरकार कैसे इस दिक्कत से निपट रही है उसकी विस्तार से यहाँ पे जानकारी दी गई। एलपीजी का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ाया गया, अलग अलग रिफाइनरी को दूसरे प्रोडक्ट को छोड़ करके एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, ये जानकारी दी गई। बैठक में सरकार ने यह भी बताया कि एलपीजी का उत्पादन जब से वॉर शुरू हुआ है तब से 60% बढ़ चुका है, यानी घरेलू मोर्चे पर एलपीजी की भी लेकर के बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उसके लिए जरूरी कदम उठा रही है। रही बात कच्चे तेल और एलपीजी के जहाज आने को लेकर के, तो वहां पे सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बताया कि करीब 5 शिप और हैं जिसपे एलपीजी और क्रूड ऑयल हैं, जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार थे। उसमें से 5 शिप ऐसे हैं जो बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। इसमें 2 शिप तो अगले 24-48 घंटे में आ जाएंगे, बाकी 3 शिप भी आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे काफी सारे सवाल उठे, तो वहां पे भारत सरकार ने साफ तौर से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार जो अभी 20 शिप पड़े हुए हैं, उनमें से जिनमें अभी एलपीजी के कंटेनर हैं या फिर कच्चे तेल के कंटेनर हैं, उनको भारत लाया जाए, इसके इंतजाम किया जा रहा है। भारत लगातार यहां पे संपर्क में है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए सुरक्षित भारत के जो जहाज है वो यहां पर आ जाएं। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत क्या कदम उठा रही है, उसके लिए विदेश सचिव की तरफ से पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया गया। उस प्रेजेंटेशन में बताया कैसे भारत सरकार ने उस क्षेत्र के खाड़ी के देशों के हर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की है। प्रधानमंत्री 2 बार बातचीत कर चुके हैं, अमेरिका से बातचीत हो चुकी है, फ्रांस से बातचीत हो चुकी है, यूरोप के कई देशों से बातचीत हो चुकी है। तो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और सभी देशों से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। तो ये पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया। हालांकि इस बैठक में थोड़े से राजनीतिक रंग भी देखने को मिले। जब टीएमसी इस बैठक में नहीं आई, उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो ये सारे मुद्दे निकल कर आए। लेकिन एक तरीके से इस बैठक में विपक्ष की हर शंकाओं को दूर करने की सरकार ने कोशिश की और आम लोगों के भीतर जो चिंता थी उस चिंता को दूर करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। तो सीज फायर की बातचीत भी चल रही है और अमेरिका ने 15 पॉइंट वाला अपना प्रस्ताव भी दे दिया है। अमेरिकी फौज की तैनाती भी ईरान की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सुलह के लिए ईरान तैयार होगा। आज आवाज़ अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा हुई। यूएस का प्लान मानेगा ईरान, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। और रसोई गैस को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अगर आपके इलाके में पीएनजी पाइपलाइन है और आपने पीएनजी पर स्विच नहीं किया है तो आपकी एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद होगी। पूरी डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। जो जाहिर तौर पर वेस्ट एशिया में जो वॉर है उसका असर देश में देखा जा सकता है। अगर हम रसोई गैस सिलेंडर की बात करें, बड़े स्तर पर इसकी किल्लत सामने आ रही है और अब इसी के मद्देनज़र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और ये फैसला इस तरह से है कि जिन इलाकों में पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस मौजूद है, वहाँ के लोग अगर पीएनजी में स्विच नहीं करते हैं तो आगे यानी कि फर्दर उन्हें रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं दी जाएगी। ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरह से किल्लत बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो सरकार का फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या फिर कमर्शियल कंज्यूमर हो, वो पीएनजी पर स्विच करे। और जिन इलाकों में ऑलरेडी गैस पाइपलाइन के जरिए पीएनजी को मुहैया कराया जा रहा है, तो वहाँ के लोगों से अब कहा गया है कि आप जल्द से जल्द पीएनजी में स्विच कर लें, अदरवाइज आपको गैस सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। और ये जो तमाम कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से, वो इसी को ध्यान में रखते हुए नजर आ रही है कि पीएनजी पर लोग अपनी निर्भरता बढ़ाएं रसोई गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी की बजाय। और यहाँ पर एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि कई प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की खबर सामने आ रही थी कि सरकार की तरफ से जो एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग नॉर्म्स हैं उनमें कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई है कि पहले की तरह ही जो रिफिलिंग नॉर्म्स है वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेंगे, जिसमें अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर 25 दिन और वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो इनके लिए जो रिफिलिंग के बुकिंग नॉर्म्स हैं वो 45 दिन के हैं। तो इस क्राइटेरिया में, इस नॉर्म में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद और कच्चे तेल में नरमी से बाजार में दूसरे दिन भी जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1205 पॉइंट चढ़ा है, निफ्टी भी 394 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बाकी आज कैसा रहा बाजार में कारोबार, बता रही कंचन नौटियाल। तो
आज भी अच्छे ग्लोबल क्यूज के चलते हमें डोमेस्टिक मार्केट में शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्सेस देखेंगे तो अच्छा खासा इजाफा, अच्छे खासे गेन्स आज हमें देखने को मिले हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंकिंग शेयर्स में, और बाकी के जो इंडाइसेस हैं वहां पे भी अच्छी खासी जो तेजी है वो बनती हुई नजर आई है। आइए एक बार पूरा का पूरा सेक्टोरल मैप आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखते हैं कि कहां पे अच्छे खासे गेन्स जो है। देखिए पीएसयू बैंक, कल भी हमने देखा था कि प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी जो रैली है वो देखने को मिली, और आज भी वो जो रैली है वो सस्टेन होती हुई यहाँ पे दिखाई दी है। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो में भी अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। ऑयल एंड गैस दो आज फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, लेकिन रियलिटी सेक्टर देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट आई थी जेफरीज की, जहाँ पे आगे का जो आउटलुक दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है, और जो सेल्स नंबर है फरवरी के वो हो सकता है कि और भी हमें अच्छे दिखाई दे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और ग्रासिम इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा रुझान जो है देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में अगर बात करें तो टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, टीसीएस और बीएल में हमें मार्जिनल जो है वो लॉसेस देखने को मिले हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए कुछ पॉकेट ऐसी है जहां पे अच्छी खासी तेजी, जैसे कि मैंने पहले मेंशन भी किया था कि रियलिटी पैक में आज एक अच्छा खासा जो तेजी का मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद ओबरा रियलिटी, ब्रिगेड, फिनिक्स मिल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस में शानदार तेजी, करीब करीब 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। यही नहीं बल्कि अगर हम कैपिटल मार्केट की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं शानदार देखने को मिले हैं। कैपिटल मार्केट में देखिए पूरा का पूरा मार्केट ही तेज था, तो यही जो इनहेरिट है वो हमें यहाँ पे भी होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जीरोधा की अगर हम बात करें, दो इट्स अ प्राइवेट इक्विटी, लेकिन वहाँ पे जो चार्जेस हैं उसको बढ़ाने की बात हुई है, चार्जेस को बढ़ा दिया गया है, तो वही हमें एक जो रिफ्लेक्शन है इन शेयर्स में भी आता हुआ दिखाई दिया है। एंजल वन, आदित्य बिरला, एएमसी, नोवामा अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुए हैं। तो ओवरऑल जो वीक के बीच में हमें एक छुट्टी मिली है, उससे पहले बाजार ने मूड माहौल अच्छा कर दिया है। वेस्ट एशिया में वॉर के चलते हीलियम गैस की सप्लाई में भी कमी आई है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऑप्टिकल फाइबर और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इसकी कमी से परेशान हैं। क्या होगा इसका असर, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। दुनिया में चुनिंदा देश ही हीलियम का उत्पादन करते हैं, और वेस्ट एशिया की वार के बाद हीलियम के उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को मिली है। कतर करीबन 35% वर्ल्ड की सप्लाई का उत्पादन करता है, लेकिन 2 मार्च को ईरान ने उसकी रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद से उसके प्रोडक्शन में काफ़ी कमी देखने को मिली। कतर ने अपना फोर्स मजारे भी इन्वोक कर लिया था और कहा था कि अगले 5 साल तक उसकी हीलियम के जो उत्पादन है उसमें करीबन 14% के आसपास की कमी आएगी। तो इसको देखते हुए हीलियम की सप्लाई काफ़ी कम हो गई है, और इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं स्पॉट मार्केट की बात करूं तो अब तक दाम 50% तक बढ़ चुके हैं, और भारत में भी हीलियम का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज करती हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हीलियम का इस्तेमाल वेफर्स को ठंडा करने के लिए करती है, ऑप्टिकल फाइबर को भी ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो एमआरआई मशीन्स है उसके अंदर भी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी कमी के चलते यहाँ पर इनके प्रोडक्शन के ऊपर भी असर पड़ना जो है वो शुरू हो गया। तो अगर आगे वेस्ट एशिया की वार जारी रहती है और सप्लाई में कमी आती है तो कंपनियों के उत्पादन पर और भी असर पड़ सकता है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, इसलिए बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते कई एनआरआईज वर्क फ्रॉम इंडिया विकल्प के साथ भारत लौट रहे हैं। ऐसे में उन्हें भारत में रहने के इंतज़ाम के साथ साथ अपनी टैक्स प्लानिंग सावधानी से करनी पड़ेगी, ताकि वो भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकें। मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक ग्लोबल अनिश्चितता के चलते बड़े पैमाने पर नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआईज भारत लौट रहे हैं, ताकि वो यहाँ सुकून से वर्क फ्रॉम होम कर सकें। टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि उन्हें भारत में रहते हुए अपने टैक्स स्टेटस का खास ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि नॉन रेजिडेंट इंडियन स्टेटस बरकरार रहे। नहीं तो भारतीय टैक्स कानून के मुताबिक उन्हें ग्लोबल इनकम पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है। अगर वो इंडिया में टैक्स रेजिडेंट हो गए तो उनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। दे मे गेट बेनिफिट ऑफ DTAA, वो मिल सकता है उनको बेनिफिट, बट उनको इनकम टैक्स की रिटर्न तो भरनी ही पड़ेगी, तब उनको टैक्स का DTAA का बेनिफिट मिलेगा। तो ये थोड़ा उनको ध्यान देना है। चाहे मजबूरी में इंडिया में रख के काम वो यूएस में, यूरोप में, यूएई में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी कर रहे हैं, बट अगर इंडिया में अगर रह रहे हैं वो, तो दे विल बी काउंटेड एज टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
दरअसल इनकम टैक्स कानून के मुताबिक टैक्स देनदारी तय होती है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से, यानी आप साल में कितने दिन भारत में रहे और कितने दिन विदेश में। अगर आप 182 दिन या इससे ज्यादा भारत में रहते हैं तो रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा और आपको भारत में टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा अगर आप 60 दिन भारत में रहते हैं और पिछले 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहे हैं तो भी रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा। यानी इन दोनों कंडीशन के अलावा इससे कम दिन भारत में रहते हैं तभी आपको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। भारत का दुनिया के कई देशों के साथ DTA यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से तय समय से ज्यादा भारत में रहने के बावजूद NRIs को भारत में टैक्स चुकाना नहीं पड़ता। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा, तभी उनके ग्लोबल इनकम पर भारत में दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। नोएडा के पास जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि फ्लाइट शुरू में होने में भी थोड़ा वक्त है, लेकिन एयरपोर्ट बनने से ही आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूने लगी है। कितना आया है उछाल, देखिए ये रिपोर्ट। नोएडा का पहला और दिल्ली NCR का दूसरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। मेरे पीछे है इस एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को करेंगे। इस एयरपोर्ट के साथ ही तैयार हो रहा है एक कार्गो विलेज, बन रही है एक MRO फैसिलिटी और तैयार हो रहा है एक जापानीज इंडस्ट्रियल पार्क। साथ ही इसकी कनेक्टिविटी अलग अलग एक्सप्रेसवे से की जा रही है और इन सब का जो असर है वो यहाँ के रियल एस्टेट पर पड़ रहा है। प्रॉपर्टी के दाम कई गुना पहले ही बढ़ चुके हैं। इन खेतों की जगह अब 5 स्टार होटल, मॉल, वेयर हाउस और ऑफिस स्पेस बनने की तैयारी है। जेवर तहसील के गांव अब एक अर्बन सेंटर बनने की तैयारी में है और इसका असर आसपास के क्षेत्रों की प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करें तो कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। वहीं प्लॉट्स की बात करें तो पिछले 5 साल में इनकी कीमत 5 गुना तक बढ़ गई है। 2020 में इस क्षेत्र में जहां एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की औसत कीमत 4,000 से 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट थी, वहीं इस वक्त यह 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में मिल रहा है, यानी करीब 100% का उछाल। प्लॉट 5 साल पहले 30,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड पर मिल रहे थे, जो अब बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है यह तो सिर्फ शुरुआत है। एयरपोर्ट चालू होने के बाद कीमतें और बढ़ेंगी। ऑलरेडी प्लॉट्स के प्राइसेस थोड़े से मैसिवली हायर हैं, 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड। तो अगर मैं उसकी बात करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली कोई 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड तक जाएंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल, सो कमर्शियल के रेट जो आज चल रहे हैं 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे, ये भी 35,000 पर स्क्वायर फीट तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज है यमुना। इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तेजी से बढ़ा है। निवेशकों ने एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही भारी मात्रा में निवेश कर दिया है, जिसकी वजह से कीमतें पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं। अब भी इंटरेस्ट, हाँ, लोग बाग बाहर से आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो जिसको इंटरेस्ट है वो ले भी रहा है। जमीनें तो बहुत बिक रही हैं और आज की डेट में जैसे कोई गांव है, छोटा सा भी गांव, तो उसमें 40 से 50% जमीन बाहर के लोगों ने खरीद चुके हैं। इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है शानदार कनेक्टिविटी। यमुना एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी है। जेवर फरीदाबाद के 31 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल चुकी है और गंगा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्शन की योजना है। हालांकि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने के साथ ही भूमि विवाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां एक ही जमीन को कई बार बेच दिया गया। अथॉरिटी ने भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, लेकिन फिर भी इस पूरे क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमत को लेकर आगे भी संभावना बनी रहने वाली है और कीमतों में आगे भी उछाल जारी रहने की संभावना है। रोहन सिंह, जेवर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।